everyone and welcome all. I'm Sambhashini Gori from Chandala Homeopathic Medical College and today we are going to discuss lecture 16 of RGT Kent lectures on homeopathic philosophy. So here we go. Oversensitive patients from the organon. मतलब हमारे हैनिमन सर यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, ओवर सेंसिटिव पेशेंट के बारे में बता रहे हैं जो हम ऑर्गनॉन में डिस्कस करते हैं या जानते हैं और समझते हैं. ठीक है, हियर इज द ओवरव्यू ऑफ दिस लेक्चर फ्रॉम with the phenomena of oversensitive patients, specifically focusing on consequences of inappropriate or excessive use of potentized medicine, Hahnemann emphasizes the importance of understanding patient sensitivity and choosing the right potency and remedy for successful homeopathic treatment. तो देखो हमारे हैनिमन सर क्या बताते हैं कि अगर हम किसी पेशेंट को बहुत ही इनअप्रोप्रिएटली, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कभी बहुत ज़्यादा डोजेस में या बहुत ज़्यादा पोटेंसी में या बहुत कम पोटेंसी में, अगर किसी भी तरह से हम गलत डोजेस या गलत पोटेंसी से लेकर किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं. ठीक है, और उसके लिए वो लीथल भी हो सकता है, फेटाल भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है, वो बहुत डेंजरस होता है. Hahnemann emphasizes the importance of understanding patient sensitivity and choosing the right potency and remedy for successful homeopathic treatment. तो देखो यहाँ हैनिमन सर क्या बोल रहे हैं हमारे कि बहुत ज़रूरी है ये जानना और समझना कि पेशेंट की सेंसिटिविटी कैसी है. हमने अब पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्रोटेक्शन ऑफ सिकनेस. ठीक है, उसमें हमने जो डिजीज़ के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स डिजीज़ क्या होती है, टू डिसिमिलर डिजीज़ मिलती है तो क्या होती है. उसके पहले हमने 14th लेक्चर में क्या पढ़ा था, ससेप्टिबिलिटी. तो देखो पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी जानना समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी रेमेडी को चूज़ करने के लिए और किसी भी पोटेंसी को सेलेक्ट करने के पहले. ठीक है, हियर इज द कॉन्सेप्ट एंड एफोरिज्म्स डिस्कस इन दिस लेक्चर्स. फर्स्ट, ओवरसेंसिटिव पेशेंट्स एंड ड्रग पॉइजनिंग. तो देखो एफोरिज्म 44 में हमने क्या पढ़ा था कि ये जब दो सिमिलर डिजीज़ मिलती है तो वो रेयरली मिलके क्या बना सकती है, कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बनाती है. ठीक है, और जो अपने सिमिलर डिजीज़ जैसे कि मान लो हमारी ड्रग हो गई और उसी के सिमिलर एक और कोई डिजीज़ आती है, या मान लो कोई दो सिमिलर डिजीज़ है नीचे की, तो वो एक साथ एक ही जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक ना एक तो जाना ही पड़ता है. ठीक है, उसी तरह से हमारी क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन में काम करती है. जब हम डिजीज़ पिक्चर जो है, ड्रग पिक्चर मैच होते हैं, तब हमारी जो ड्रग पिक्चर जो है ना, हमारी जो सेम सिमिलर सिम्टम सिमिलर है और जो जितने भी सारे प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम एक रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं और वो उस सिमिलर डिजीज़ को, सिमिलर रेमेडी हमारी एनिलेट करती है, रिमूव करती है और उस पेशेंट को हम क्योर करते हैं. तो देखो हियर्स द एक्सप्लेनेशन. ड्रग पॉइजनिंग इन होम्योपैथी isn't just the result of crude drugs but also of potentized medicine if not used carefully. Oversensitive patients when treated with medicines that are too strong or repeated unnecessarily may be poison. Example, if a homeopathic remedy that was initially appropriate for the patient's condition continues to be administered after it has already brought about a cure, it may lead to the development of a miasma which can mimic a chronic or acute disease. For instance, a patient might suffer from lachesis, a deep-acting remedy, and after repeated doses, they might develop a periodic returns of symptoms characteristics of lachesis. तो देखो क्या होता है कि ड्रग पॉइजनिंग क्या होती है. अगर हम होम्योपैथिक में ज़रूरी नहीं कि क्रूड ड्रग दें तो ही पॉइजनिंग होगी. अगर हम कंटिन्यूसली, जैसे मान लो किसी पेशेंट को लेकेसिस की ज़रूरत थी, हमने लेकेसिस दी, बहुत लंबे समय तक लेकेसिस दी, अब वो क्योर हो गया है, बट उसके बाद भी अगर हम उसके क्योर होने के बाद भी उसे लगातार वही पोटेंसी में या बहुत हाई पोटेंसी में लेकेसिस दिए जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो मियाज़्म क्रिएट कर देगी बॉडी. मतलब लेकेसिस का जो मियाज़्म होता है वही मियाज़्म हमको उस पेशेंट में देखने को मिलेगा. और वो कैसा मिमिक करेगा, किसी एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज़ की तरह मिमिक करेगा उस पेशेंट में. ठीक है, तो जो ओवर सेंसिटिव पेशेंट है उनमें भी हमें क्या है, मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या अननेसेसरली रिपीटेशन ऑफ डोज नहीं करना है. उससे क्या होगा, उनकी पॉइजनिंग हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल था लेकेसिस का, मैंने आपको बता दिया है. इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड डोज इन सेंसिटिव पेशेंट्स. तो देखो क्या इम्पैक्ट होता है सेंसिटिव पेशेंट में रिपीटेड डोज देने का, तो मैंने आपको बता दिया, लेकेसिस का एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे क्या होता है, Instead, it may establish a new miasm in the patient, creating symptoms that resembles a chronic disease. तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया ऑलरेडी लेकेसिस का. अगर बहुत लंबे समय तक कोई भी इंसान कोई भी मेडिसिन बहुत बेवजह खाया जा रहा है या बहुत हाई पोटेंसी में बहुत गलत डोजेस में लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो क्रॉनिक इलनेस पैदा हो जाएगी. The danger of potentized medicine. Here's the explanation. While crude substances like milk may be harmless in normal doses, potentized medicine, when used excessively, can lead to long-lasting effects that mimic chronic disease. In highly sensitive individuals, even minute amounts of potentized substance can create lasting miasm. तो देखो क्या होता है कि जैसे कि मिल्क है, ठीक है, क्रूड है, वो हार्मलेस है. अगर हम उसको नॉर्मल डोज में लेते हैं, देखो कोई भी चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है. अगर मान लो कोई सब्सटेंस है जिसको हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में डिजीज़ कंडीशन बनाता है. ठीक है, वैसे ही हमारी जो मेडिसिन है वो भले ही पोटेंटाइज्ड है, बट फिर भी अगर हम उसकी बहुत ज़्यादा ओवर डोजिंग करते हैं तो वो क्या करेगी, एक डिजीज़ क्रिएट करेगी और लॉन्ग लास्टिंग मियाज़ में बनाएगी बॉडी में. ठीक है,
Example, a person who can drink a glass of milk without issue might experience a long-lasting miasm if exposed to a highly potentized form of milk. ठीक है, as seen in a prover who developed periodic returns of symptoms after a single high potency dose. तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, a person who can drink a glass of milk without issue. ठीक है, एक पर्सन है जो कि एक ग्लास दूध पी लेता है पर उसको कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई वो एक्सपीरियंस नहीं करता है सिम्टम्स. ठीक है, अब वहाँ पे क्या हो रहा है, अ लॉन्ग लास्टिंग मियाज्म इफ एक्सपोज्ड टू अ हाईली पोटेंटाइज्ड फॉर्म ऑफ मिल्क. मतलब लॉन्ग लास्टिंग मियाज्म मतलब उसकी बॉडी उसके लिए वो थी, उसके लिए नॉर्मल थी, एक गिलास दूध पीना डेली का उसके लिए नॉर्मल था. बट अगर हम उसी दूध को पोटेंटाइज करके, जो लेग कैनाइनम है, ठीक है, जो कैनाइन मतलब जो डॉग होते हैं, ठीक है, जो बिच है उसके मिल्क का हम पोटेंटाइज करके ये मेडिसिन बनाते हैं, इसलिए ये लेग कैनाइनम है. क्योंकि कैनाइन किसके बोलते हैं, हम जो डॉग स्पीशीज़ है उनके लिए कैनाइन यूज़ करते हैं. ठीक है, जो फीमेल है उसका हम मिल्क सिक्रेट जो सिक्रेशन है उससे हम पोटेंटाइज करके ये मेडिसिन बनाते हैं, लेग कैनाइनम. ठीक है, अब अगर उसे हम बहुत हाई डोज में, हाई पोटेंसी में उसे दे दे तो क्या होगा, उसमें पीरियोडिकली मतलब सिम्टम्स आने लगेंगे और रिटर्न होने लगेंगे उसके सिम्टम्स, बार बार उसको तकलीफ होने लगेगी. ठीक है, रोल ऑफ मियाज्म इन ट्रीटमेंट. सो व्हाट इज द रोल ऑफ मियाज्म इन ट्रीटमेंट? Explanation. A well indicated remedy should lead to the development of miasm that is similar to the disease it is intended to cure. If the miasm runs its course naturally, it will help to eliminate the disease. However, if the remedy is given excessively or improperly, the miasm can cause a prolonged or a new disease condition. Example, a prover who receives the correct doses of a remedy will experience the disease symptoms miasma similar to the original ailment. But when given in excess or without careful consideration, it can cause prolonged suffering or recurring symptoms. तो देखो, अगर हम किसी पेशेंट को बहुत ही लंबे समय तक कोई भी दवाइयाँ दे रहे होते हैं तो वो क्या है, वो मियाज्म क्रिएट करेगा और वो जो पहले से मियाज्म प्रेजेंट था वो उसे क्योर करने के बाद क्या है, वो नया मियाज्म बना देगा. ठीक है, और वो क्या करेगा, वो अपना मियाज्म का कोर्स कंटिन्यू रखेगा, मतलब वो लंबे समय तक चलता ही रहेगा. ठीक है, appropriate potencies for sensitive patients. Explanation. When treating oversensitive patients, the use of very high potencies, example CM, should be avoided as they may exacerbate the patient's sensitivity and cause harm. Instead, lower potency like 30th and 200th should be preferred as they will work more effectively and gently in such cases. Example, in a sensitive patient who is truly homeopathic to a remedy, a 30th potency, 200th potency may bring about a quick resolution of symptoms without overwhelming the patient. मतलब जब हम किसी ओवर सेंसिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा हाइपोटेंसी नहीं देनी होती. ठीक है, CM मतलब जो अपने रोमन नंबर्स में अपने MCM ये पढ़े थे ना, तो हमें 200 या 30th पोटेंसी या उससे हाई अपन 1M भी दे सकते हैं, 10M, मतलब बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी नहीं देना. वो क्या करेगा, उस पेशेंट की जो कंडीशन है उसको और ज़्यादा एक्सक्रिबेट करेगा, मतलब उसकी तकलीफ़ें बढ़ा देगा बजाय कम करने के. ठीक है, और इस तरह से उसको हार्म भी पहुंचा सकता है. Example, in a sensitive patient who is truly homeopathic to a remedy, or 30th or 200th potency may bring about a quick resolution of symptoms without overwhelming the patient. मतलब देखो क्या होता है कि कोई एक सेंसिटिव पेशेंट है, उसको ट्रूली होम्योपैथिक हम रेमेडी दे रहे हैं, 30th और 200 पोटेंसी में जब हम देंगे तो बहुत ही जल्दी उसके सिम्टम्स में हमको चेंज मिलेगा, रिजोल्यूशन मतलब एक बदलाव मिलेगा. ठीक है, और इस तरह से क्या है, उस हम पेशेंट को बिना ओवरवेलम किए, मतलब बिना कोई उसमें नुकसान पहुंचाए, उसे हार्म किए या बिना बॉदर किए हम उस पेशेंट को केयरफुली ट्रीट कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंस ऑफ केयरफुली स्टडिंग मटेरिया मेडिका. तो देखो मटेरिया मेडिका पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है. Explanation. Homeopaths must rely on the detailed study of materia medica to find remedies suited to each patient's symptom. The physician who is well versed in materia medica has no excuse for straying from homeopathic principles even in challenging cases. Example, in the past, homeopaths struggled to find appropriate remedies for certain disease, but with the development of materia medica, they now have a comprehensive tool to choose the best remedy for a wider range of conditions. तो देखो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब मटेरिया मेडिका इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं थी, अपडेटेड या अच्छे से उसमें प्रूविंग नहीं हुई थी, तब लोगों को बहुत ही चैलेंजिंग होता था किसी भी पेशेंट को वो प्रिस्क्रिप्शन देना. ठीक है, बट अब जो है हमारी मटेरिया मेडिका बहुत ही एडवांस हो गई है, वेल प्रूव ड्रग्स है उसमें, वेल अच्छे से प्रूव है, सारी चीज़ें प्रूविंग की हुई हैं. ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है. तो उस कंडीशन पे क्या है, अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता कि हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल से हट के कोई भी पेशेंट को ट्रीट करें, चाहे वो कितना भी चैलेंजिंग केस क्यों ना हो. ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमेशा होम्योपैथिक प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए ही हमें पेशेंट को ट्रीट करना है. द डेंजर ऑफ पैलिएशन. Some practitioners may attempt to alleviate
symptoms by suppressing them with palliation. Example, using opiates or other allopathic treatments, which is a form of treatment that is contrary to the principle of homeopathy. Such approaches mask the symptoms and can hinder the potential of a real cure. Example, administering opium to suppress pain may quiet the patients temporarily, but it interferes with the body's natural healing process and prevents the physician from finding a true homeopathic remedy. तो देखो एक ओपीएम का एक एग्जाम्पल है, लेक्चर में आप जाके नोट्स तो पढ़ते हो, मेरे लेक्चर भी पढ़ लिया करो, जाके बुक खोल लिया करो, तो मेरे लेक्चर्स आपको इफेक्टिवली अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट में सिनॉप्सिस तरीके से तैयार किया नोट्स को। ठीक है, तो उसको अगर आपको सच में अच्छे से समझना है तो उसके लिए टेक्स्ट बुक एक बार रीड करो, उसके बाद आके मेरे लेक्चर्स देखो या उसके पहले मेरे लेक्चर्स देखो। ठीक है, तो आपको मेरी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि मैंने क्या और क्यों और कैसे एक्सप्लेन किया है। तो देखो हमारी बुक में भी कुछ एग्जाम्पल्स है ओपीएम के। तो ओपीएम जो हमने स्लीपलेसनेस और स्लीपीनेस दोनों कंडीशन में देते हैं। ठीक है, सर्जरी के पहले, जब पहले के ज़माने में क्या होता था, जब एनेस्थीसिया वगैरह नहीं था, ठीक है, तो तब क्या करते थे, पेशेंट को ओपीएम दे देते थे। ठीक है, उसको बेहोश करने के लिए या उसका पेन कम करने के लिए सर्जरी करते वक्त। तो क्या था, उस पेशेंट को उस ड्यूरेशन में या सर्जरी करने के बाद जो पेन होता है उस कंडीशन में उस पेशेंट को वो क्या करते थे, ओपीएम दे देते थे। या बहुत ज़्यादा पेन होता था किसी इंजरी या कुछ भी हो जाए बॉडी में, ओपीएम देते थे। तब क्या होता था, वो पेशेंट को टेम्पररी तो रिलीफ मिल जाता था, बट उसका जो डिजीज़ थी, जो उसका मतलब सीट ऑफ डिजीज़ थी, जो अपने को नेचर ऑफ डिजीज़ था, वो नहीं पता चलता था। एक होम्योपैथ को ये भटकाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, पैलिएशन और सप्रेशन क्या है, हमें डिजीज़ के असली नेचर को जानने से ये भटका देता है। तो हम क्या है, उसका सही डायग्नोसिस नहीं कर पाते थे या सही चीज़ें जान नहीं पाते थे, उसके सही सिम्टम नहीं मिलते थे हमें, और हम उसको सही मेडिसिन नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है बाद में। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग फर्म एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक फिजिशियन की तरह हमेशा अडिग और अटल या अचल हुए खड़े रहना, अपने प्रिंसिपल पे जुड़े रहो, अपने रूट्स को छोड़ो मत। जो हमारी होम्योपैथिक प्रैक्टिसिंग है उसकी प्रिंसिपल जो है उससे जुड़े रहो, उसको छोड़ो मत। ठीक है, तभी हम किसी भी पेशेंट को क्योर कर पाएंगे। Explanation: A true homeopath must not be swayed by the opinions of others, whether family members or other medical professionals. The physician must be steadfast in his understanding of a homeopathic principle and prioritize the patient's long-term health over temporary relief of symptoms. So देखो हमें क्या नहीं करना है। Example: homeopathy administers opium or other suppressive measures to quiet the family's concern about the patient suffering in compromising their ability to heal the patient according to homeopathic principles. So देखो क्या होता है, कभी कभी कुछ पेशेंट आते हैं, वो उनके फैमिली मेम्बर या हमारे ही ग्रुप के कुछ डॉक्टर्स है, प्रोफेशनलिस्ट है, वो बोलते हैं कि इसे सप्रेस कर दो या पैलिएट कर दो। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसकी जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है हम उसको उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, हम उसको इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, अब वो जो उसकी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस थी हम उसे बर्बाद कर दिए सप्रेस करके या पैलिएट करके, और इस तरह से क्या होगा, वो पेशेंट कभी भी क्योर नहीं हो पाएगा, उसकी डिजीज़ जो है और ज़्यादा वर्स हो जाएगी या इनक्योरेबल बन जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बिना किसी की एडवाइस सुने, अपने ही नॉलेज का, जो नॉलेज ऑफ फिजिशियन हमने थर्ड एफोरिज्म में पढ़ा था, फोर्थ एफोरिज्म है, जो जितने भी अपने नॉलेज ऑफ फिजिशियन वाले एफोरिज्म है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपने सारे प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ही हमें क्या करना है, उस पेशेंट को ट्रीट करना है। तभी हम उसके चीज़ों को क्योर कर पाएंगे, और ना कि हमें पेशेंट को टेम्पररीली रिलीफ देना है। ठीक है, हमें उसे क्योर करना है परमानेंटली। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेसिव ट्रीटमेंट। तो देखो सप्रेशन कितना हार्मफुल होगा। सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स थ्रू crude drugs or palliative treatments prevent the physician from observing the patient's true response to the homeopathic remedy and hampers the ability to identify the right course of action. Example: when crude medicines like peroxide of hydrogen in a pus cavities are used, they may alter the appearance of disease, preventing the homeopathic physician from properly assessing the effects of the remedy. मतलब जब हम किसी भी पेशेंट को मान लो क्रूड ड्रग दे के या एलोपैथिक दे के या कोई भी पैलेटिव ट्रीटमेंट दे के उसके सिम्टम्स को क्या कर दिए, हम उसे बर्बाद कर देते हैं। अगर हम कोई भी सप्रेशन कर रहे हैं ना, कोई भी टेम्पररी रिलीफ पहुंचा रहे हैं, मतलब हम उसके सिम्टम को बर्बाद कर दिए। अब जब सिम्टम ही बर्बाद हो गया तो हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम नहीं मिलेगी, हमें डिजीज़ पिक्चर ड्रग पिक्चर से मैच नहीं होगी। ठीक है, और हम उस पेशेंट को सही रेमेडी भी नहीं दे पाएंगे और वो पेशेंट कभी क्योर नहीं हो पाएगा। तो देखो जब हम मान लो एक पस का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो पेरोक्साइड ऑफ हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, क्रूड मेडिसिन। अब क्या होगा, वो पस कैविटी की जो कैरेक्टर थी, जो पस का कैरेक्टर था, जो उसकी कैविटी का कैरेक्टर था, या जो भी उसके कैरेक्टर थे, अब वो क्या हो गए, सारे के सारे सप्रेस हो गए या वो डेविएट हो गए, वो सही से हमें दिख नहीं रहा है कि जो असली डिजीज़ है अब वो छुप गई है ना, उसकी मास्किंग हो गई है। तो इस कंडीशन पे क्या है, हम सही रेमेडी या सही चीज़ें नहीं दे पाएंगे।
हियर इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन। तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन क्या होता है रेमेडी का, ये हमारी एफोरिज्म 63-64 में डिस्कस है। तो जाके एक बार एफोरिज्म पढ़ो, और जल्दी मैं एफोरिज्म के भी वीडियो लेक्चर्स डालूंगी। मैंने टेलीग्राम पे पोल ऑन किया है कि जेटी कैंट के सारे लेक्चर्स कवर करने के बाद मैं क्या अपलोड करूँ, तो आप जाके ज़रूर वोट करो। इट विल हेल्प मी टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज। Here's the explanation. Medicine produces both primary and secondary effects, which may sometimes appear contradictory. It is unnecessary to distinguish between these actions as long as the overall symptoms pictures align with the remedy. Example: opium, which can cause both sleeplessness and sleepiness, will be effective in treating the patients regardless of whether they initially experience one or other. The same principle applies to other remedies where opposite actions, example diarrhea and constipation में आकर। तो देखो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनमें हमें मिलती है कि कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया, डायरिया अल्टरनेट्स विद कॉन्स्टिपेशन। तो देखो हमें क्या करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमें पता है हमारी ड्रग का प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन क्या होता है। देखो प्राइमरी एक्शन क्या होता है, जो हम ड्रग दिए, जो भी हम मेडिसिन एडमिनिस्टर किए, दैट इज द प्राइमरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन जो हमारी वाइटल फोर्स हमारे बॉडी पे रिएक्ट करती है, जो बॉडी माइंड सोल है, ठीक है, इस तरह से रिएक्ट करेगी और उसको ठीक करती है, वापस हारमोनियस फंक्शन पे ले आती है, उसे सही से काम करवाती है, और जो डिजीज़ है, जो मियाज में जो मॉर्फिक एजेंट है, उसे एनिलेट करती है, रिमूव करती है, और हमारी बॉडी वापस से हारमोनियस फंक्शन में आ जाती है। तो ये हो गया हमारे सेकेंडरी एक्शन। तो इस तरह से क्या है, जैसे कि मान लो ओपीएम है, मैंने आपको बताया कि स्लीपलेसनेस और स्लीपीनेस दोनों का काम करता है ओपीएम। अब यहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन पे हमें क्या करना है कि एक ही रेमेडी देनी है जिसमें ये दोनों चीज़ें कवर होती हो। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ को एक साथ हटा सकते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सारे सिम्टम एक साथ कवर करने हैं क्योंकि हमें अपनी रेमेडी का प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन पता है। अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स एंड एक्यूट रेमेडीज। Explanation: a patient's constitutional state should be considered before prescribing, as it will influence how they respond to both chronic and acute remedies. Even in acute conditions, the remedy should fit the constitutional state of the patient. Example: a patient who is constitutionally calcarea may require an acute remedy from the calcarea group when dealing with acute symptoms, as their constitutional tendencies shape their response to illness. तो देखो हमारी जो पेशेंट की, जैसे मैंने ससेप्टिबिलिटी वाले लेक्चर में बताया था कि पेशेंट ससेप्टिबल होता है, जैसे इसके लिए प्रीडिस्पोज होता है या इंडिस्पोजिशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसको इलनेस होती है या उस तरह से उसमें बीमारियां आती, ठीक है। तो वैसे ही जैसे पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, जो फिजिकल मेंटल जैसा भी मेकअप होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिजीज़ आएगी, ठीक है। और उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें रेमेडी सेलेक्ट करनी है, चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो या क्रॉनिक कंडीशन हो। हमेशा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही उसे रेमेडी देनी है। जैसे कि एग्जाम्पल में कैलकेरिया, कोई कैलकेरिया का पेशेंट है तो हमें कैलकेरिया ग्रुप की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की रिजेंबलिंग या उसी ग्रुप की मेडिसिन हमें देनी है उस पेशेंट को, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। सो हियर इज द कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर। द लेक्चर emphasizes the importance of using homeopathic remedies with care, particularly in the oversensitive patients. It highlights the potential dangers of overuse, inappropriate dosages, and the need of careful study of the materia medica. Hahnemann advocates for a deep understanding of the primary and secondary action of the medicines and the constitutional states of the patients, while warning against the suppression of symptoms or mixing of homeopathy with allopathic treatment. By adhering strictly to homeopathic principles, the physician can avoid pitfalls and achieve lasting cures. So देखो ये जो pitfall है ना, मतलब हमारे जो लेक्चर है उसमें भी दिया हुआ है ये वर्ड कि गड्ढे में गिरने से हमें बचाएगा क्या, अगर हम एलोपैथिकली ट्रीटमेंट ना करें, पेशेंट को पैलिएट या सप्रेस ना करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को ट्रीट करें, ओवर सेंसिटिव पेशेंट को बहुत ओवर यूज़ नहीं करें किसी भी ड्रग का, या अप्रोप्रिएट ही डोजेस दें उसे। तो ये सारी चीज़ें हम करते हुए एक पेशेंट को क्योर दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।